हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की वीकली मॉक टेस्ट में। और आज का आपका जो है चौथा टेस्ट है। ठीक है, सैटरडे संडे को आपकी जो वीकली मॉक टेस्ट होती है, आपको पता है, जो एक हफ्ते में आपकी जो क्लासेस चलती हैं उसी पे आधारित ये प्रश्न होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न है, इसमें आपको बताना है एंड में कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM का नाम बदलकर DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM किस वर्ष किया गया था। शायद आपको क्लास में ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि किस वर्ष इसका नाम जो चेंज किया गया था। तो वर्ष 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था उसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी NRLM कर दिया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2016 में किया गया था और इसको जब लॉन्च कब किया गया था तो वर्ष 2011 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को 29 मार्च 2016 के प्रभावी रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में भी फिर से नामित किया गया था। तो यहाँ पे डेट ध्यान रखना है कि 29 मार्च से इसका नाम चेंज किया गया था, 29 मार्च 2016 को। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM किस प्रकार की रणनीति का अनुसरण करता है जो राज्यों को उनकी आजीविका आधारित योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो आवंटन आधारित है, मांग आधारित है, केंद्रीय रणनीति लक्ष्य है, केंद्रीकृत रणनीति है या लक्ष्य उन्मुख रणनीति है। तो अगर आपने कल की मॉक टेस्ट में किया होगा तो आपको पता होगा कि ये मांग आधारित यानी डिमांड ड्रिवन स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद उसमें भी आया था, मुझे ध्यान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। और क्लासेस में भी हमने इसको देखा है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि मिशन मांग आधारित रणनीति का पालन करता है जिसमें राज्यों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार गरीबी उन्मूलन के लिए अपने स्वयं की आजीविका आधारित कार्य योजनाएं बनाने का लचीलापन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह आमतौर पर कितने सदस्यों से मिलकर बना है। तो आपको पता है कि स्वयं सहायता समूह बार बार हम पढ़ चुके हैं, कितने सदस्यों से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 10 से 20 सदस्य उतने इसमें होते हैं। ठीक है, लास्टली कभी कभी 25-20 सदस्य आ जाता है, तो लास्टली 25 तक जाता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, या 10 से 15 भी दे सकता है। स्वयं सहायता समूह कहता है कि मिशन की मूलभूत इकाई आदर्श रूप से 10 से 20 महिला सदस्यों से मिलकर बना होता है। ये जो पेपर में आएगा ना, पेपर में अगर इसकी सदस्य संख्या पूछेगा तो वो डिपेंड करेगा कि क्या क्या इकाइयाँ उसमें दे गई है। ठीक है, तो उसके आधार पर आपको तय करना पड़ेगा कि लास्टली क्या होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर मिशन की गतिविधियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार इकाई क्या है। तो जिला मिशन प्रबंधन इकाई है, राज्य मिशन प्रबंधन इकाई है, या ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई है, या ग्राम संगठन है। तो आपको पता है जो ब्लॉक के स्तर पर जो मिशन की गतिविधियों को कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई ब्लॉक स्तर पर सामाजिक लामबंदी, क्षमता निर्माण और मिशन की गतिविधियों को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत ऋण पर ब्याज सब्वेंशन प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह को सामान्यतः कितनी न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित की जाती है। तो आपको पता है कि कल की क्लास में हमने देखा था कि ब्याज सब्वेंशन पे कितना जो ब्याज दर होता है, तो 7% इसका ब्याज दर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 7% पे जो DAY यानी जो NRLM है वो ब्याज सब्वेंशन प्रदान कराता है स्वयं सहायता समूहों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट जवाब हो गया, या 100 बोले। ब्याज सब्वेंशन यह सुनिश्चित करता है कि स्वयं सहायता समूहों को अधिकांश जिलों में बैंक ऋण 7 या उससे कम की सस्ती दर पर उपलब्ध हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए सामुदायिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो केवल राजनीति से संबंधता, आप क्वेश्चन को साथ में करते हुए भी चलिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ मत देखिए, क्वेश्चन को साथ में करते हुए भी चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अपने स्तर पर प्रयास करिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सभी प्रक्रियाओं और लेन देन का स्पष्ट और खुला रिकॉर्ड रखना, बाजार में उच्च लाभ कमाना और केवल सरकारी अधिकारियों पर निर्भरता। तो आपको पता है कि जो पारदर्शिता और जवाबदेहिता का जो मूल्य है वो सामुदायिक संस्थानों में क्या सुनिश्चित करता है, तो सभी प्रक्रियाओं के लेन देन का स्पष्ट और खुला
रिकॉर्ड रखना, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता का अर्थ है कि स्वयं सहायता समूह, वीओज और क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर सभी वित्तीय और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट बनाए रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी DAYNRLM के आजीविका संवर्धन घटक के 3 स्तंभों में शामिल नहीं है। ठीक है, हमने कल की क्लास में भी जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें भी शायद देखा था कि आजीविका संवर्धन के 3 कौन कौन से घटक होते हैं और कौन उसमें एक सम्मिलित नहीं होता है। तो भेद्यता न्यूनीकरण और आजीविका वृद्धि, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, रोजगार यानी कौशल निर्माण के माध्यम से, और उद्यम यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर। तो अगर आपको याद होगा कि आजीविका संवर्धन के जो 3 मुख्य घटक थे और कौन एक घटक इसमें नहीं होगा, तो स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आजीविका संवर्धन में सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा क्या है, आजीविका संवर्धन के घटक 3 मेन घटक हैं। ठीक है, कह रहा है कि आजीविका संवर्धन के 3 स्तंभ भेद्यता न्यूनीकरण, आजीविका वृद्धि और रोजगार, और उद्यम स्वास्थ्य जो इसके 3 स्तंभ है, और स्वास्थ्य कवरेज अभिसरण और वित्तीय समावेशन के तहत आता है। ठीक है, स्वास्थ्य जो कवरेज का अभिसरण में जो वित्तीय जो कन्वर्जेंस में वित्तीय और समावेशन के तहत भी आता है। ठीक है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, यानी आजीविका संवर्धन का ये हिस्सा नहीं है। अगला कह रहा है कि DAYNRLM के वित्तीय समावेशन घटक में समुदाय स्तर के बैंक मित्र को किस नाम से जाना जाता है। तो कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी या जीवन सखी। तो आपको पता है जो बैंक से रिलेटेड सखी होती है उसको क्या कहते हैं, बैंक सखी के या बैंक मित्र को बैंक सखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि बैंक सखी समुदाय स्तर की सदस्य होती है जो स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग और वित्तीय लेन देन में सहायता करती हैं, जिससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलता है। आई होप आप लोग भी साथ साथ में जो क्वेश्चंस है उसको कर रहे होंगे, उसका आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्न आपके गलत हुए। कह रहा है कि DAYNRLM के तहत सामुदायिक निवेश निधि यानी CIF का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो केवल नए गठित स्वयं सहायता समूह द्वारा, ग्राम संगठनों और क्लस्टर स्तरीय महासंघों द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है जो सामुदायिक निवेश फंड होता है यानी CIF होता है, उसका उपयोग कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ग्राम संगठनों यानी VOs और क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLFs के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि CIF बड़े पैमाने पर पूंजी हैं जो सामुदायिक संघों मुख्यतः VOs और क्लस्टर लेवल को ही दी जाती है ताकि वे अपने सदस्यों को ऋण दे सकें और सामूहिक गतिविधियां शुरू कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौशल निर्माण और प्लेसमेंट पर केंद्रित DAYNRLM की उप योजना क्या है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी एक योजना है जिसमें जो युवाओं को कुशल रोजगार प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम द्वारा या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा या महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना द्वारा। तो आपको पता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है इसके माध्यम से क्या किया जाता है, उनको कुशल मजदूरी प्रदान करने के लिए यानी स्किल्ड प्रोवाइड कराया जाता है, यानी मार्केट के आधार पर मार्केट में कैसा डिमांड है रोजगार का, उस आधार पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि DDU-GKY DAYNRLM का एक घटक है जो ग्रामीण युवाओं को जो 15 से 35 वर्ष की आयु के कुशल मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो यहाँ पे एज ध्यान रखना है कि कितने वर्ष के जो युवा हैं उनको इसमें प्रशिक्षण मिलता है। तो जो 15 से 35 की एज के होंगे उनको इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा पंचसूत्र का पालन न करने पर क्या परिणाम हो सकते हैं, यानी जो पंचसूत्र का सिद्धांत है अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। तो उन्हें केवल प्रशासनिक प्रशिक्षण से वंचित किया जाता है। दूसरा, वे केवल आजीविका संवर्धन गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं।
तीसरा, उन्हें परिक्रमी निधि यानी रिवॉल्विंग फंड और बैंकों तक ऋण पहुंच से वंचित किया जा सकता है। और चौथा, उन्हें समूह को स्थायी रूप से भंग कर दिया जाता है। तो आपको पता है जो पंचसूत्र का जब पालन नहीं करते तो क्या होता है, इसका परिणाम ऑप्शन नंबर सी होगा। उन्हें परिक्रमी निधि यानी रिवॉल्विंग फंड और बैंकों तक ऋण से जो उनको बैंकों से ऋण मिलता है उस पहुंच से उनको वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। पंचसूत्र में क्या क्या शामिल है, तो नियमित बैठक, बचत, ऋण पुनर्भुगतान और खाते सम्मिलित होते हैं और इसका पालन करना स्वयं सहायता समूह के अच्छे प्रदर्शन का परिणाम है, जो रिवॉल्विंग फंड और बैंक ऋण जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अभिसरण घटक के DAY-NRLM किस स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ संबंध स्थापित करता है, तो केवल राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या ग्राम संगठन के स्तर पर। तो ये जो होता है जो अभिसरण यानी कन्वर्जेंस करता है तो वो जिला के स्तर पर करता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी जिला के स्तर पर किया जाता है। कह रहा है कि DAY-NRLM जिला स्तर पर DAS और PRIs के साथ उपयुक्त संपर्क स्थापित करता है ताकि योजनाओं के बीच तालमेल और समन्वय सुनिश्चित हो सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा DAY-NRLM के अंतर्गत लिविंगहुड संवर्धन के लिए कृषि पारिस्थितिकी अभ्यास यानी एग्रो इकोलॉजी प्रैक्टिसेस यानी AEPS को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। तो ग्रामीण हाट है, रूरल हाट है, कृषि सखी है, पशु सखी है या उद्यमिता विकास केंद्र है। ठीक है, तो आपको पता है जो ग्रामीण हाट से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो कृषि जो सखी है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कृषि पारिस्थितिकी अभ्यास यानी एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है, तो कृषि सखी यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब होगा। कह रहे हैं कि कृषि सखी सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होती है जो स्वयं सहायता समूह की महिला किसानों को सतत कृषि और गैर रासायनिक कीट प्रबंधन और अन्य कृषि पारिस्थितिकी अभ्यासों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY-NRLM में कोर मूल्य यानी सामुदायिक आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामुदायिक आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, कम्युनिटी की बात की जा रही है। ठीक है, कह रहा है कि सामुदायिक संस्थानों का केवल सरकार पर निर्भर होना या बैंकों द्वारा प्रदान की गई सभी पूंजी का उपयोग करना या सामुदायिक संस्थानों की स्व प्रबंधन और बाह्य एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने की क्षमता या केवल व्यक्तिगत परिवार की आय में वृद्धि करना। तो इसमें जो DAY-NRLM के तहत जो सामुदायिक आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि सामुदायिक संस्थानों को स्व प्रबंधन और बाह्य एजेंसियों पर निर्भरता को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि सामुदायिक आत्मनिर्भरता यह सुनिश्चित करती है कि स्वयं सहायता समूह और उनके महासंघ अपने संचालन, वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने में आत्मनिर्भर हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY-NRLM में सामाजिक लामबंदी का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक जागरूकता है या गरीबों को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में संगठित करके सामूहिक मंच प्रदान करना है या केवल रोजगार मेले का आयोजन करना है या शहरी ग्रामीण प्रवास को बढ़ावा देना है। तो आपको पता है जो सामाजिक लामबंदी आती है यानी जो सोशल लामबंदी होती है उसमें क्या किया जाता है, तो गरीबों को स्वयं सहायता समूह नेटवर्क में संगठित करके सामूहिक मंच प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि सामाजिक लामबंदी का तात्पर्य ग्रामीण गरीब परिवारों को एक साथ लाना है और उन्हें स्वयं सहायता समूह और महासंघों के रूप में गठित करना है ताकि सामूहिक कार्रवाई हो सके। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस वर्ष यानी मूल रूप से लॉन्च किया गया था। तो आपको पता है कि वर्ष 2011 में इसको लॉन्च किया गया था और वर्ष 2016 में 29 मार्च को इसका क्या किया गया था, 29 मार्च ही था ना, 29 मार्च को इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, तो लॉन्च कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वर्ष 2011 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को मूल रूप से जून 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसे बाद में 2016 में DAY-NRLM नाम कर दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY-NRLM के तहत भागीदारी सामाजिक आंकलन की प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूहों को अंतिम ऋण राशि वितरित करने के लिए,
या गरीब परिवारों की पहचान करने और भेद्यता के अनुसार उन्हें रैंकिंग करने के लिए, या केवल बाजार में उत्पादन की मांग का आकलन करने के लिए, और चौथा है राजनीतिक नेताओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए। तो आपको पता है जो सामाजिक आकलन किया जाता है, भागीदारी सामाजिक आकलन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गरीब परिवारों की पहचान करने और भेद्यता के अनुसार उन्हें रैंकिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि PSA यानी पार्टिसिपेटरी सोशल असेसमेंट में गरीबी की भागीदारी की पहचान यानी PIP शामिल है, जो सबसे गरीब परिवारों को संगठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत आजीविका संवर्धन का कौन सा स्तंभ ग्रामीण उद्यमियों के लिए सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने और उनके लिए संपूर्ण व्यापार मॉडल विकसित करने पर केंद्रित है। तो भेद्यता न्यूनीकरण है, रोजगार है, उद्यम है यानी एंटरप्राइजेस हैं, या वित्तीय समावेशन है। तो आपको पता है जो स्तंभ होता है रोजगार सृजन के मामले में यानी आजीविका संवर्धन के मामले में, तो वो क्या होता है, उद्यम के माध्यम से किया जाता है यानी एंटरप्राइजेस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि उद्यम स्तंभ स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके तहत SVEP जैसी योजनाएं आती हैं जो पूर्ण व्यापार और मॉडल और उष्मयन समर्थन प्रदान करती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिला स्तर पर DAY NRLM की योजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसके अधीन होती है। तो ब्लॉक के स्तर पर होती है, या जिला प्रशासन जिला कलेक्टर के अधीन होती है, राज्य मिशन निदेशक के अधीन होती है, या ग्राम पंचायत के अधीन होती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो कार्यान्वयन और जिम्मेदारी होती है किसके अधीन होती है, तो जिला प्रशासन या जिला कलेक्टर के अधीन इसकी जिम्मेदारी होती है। सामान्यतः जिला प्रशासन करता है या कभी कभी जिला कलेक्टर के हैंड में भी चला जाता है। तो जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन एक ही फील्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि जिला मिशन प्रबंधन इकाई जिला प्रशासन या जिला कलेक्टर के समग्र नियंत्रण में योगदान और कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं। और अंतिम प्रश्न है आज का, कह रहा है कि DAY NRLM में क्रेडिट अवशोषण क्षमता यानी क्रेडिट उसको कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है। तो सरकारी अनुदानों पर पूर्ण निर्भरता, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण, या केवल कृषि सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करना। तो जो इसके तहत आती है यानी क्रेडिट अवशोषण क्षमता के तहत आता है वो होता है स्वयं सहायता समूह यानी ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट जवाब है। कह रहा है कि क्रेडिट अवशोषण क्षमता का अर्थ है स्वयं सहायता समूह की ऋण लेने, उसके प्रभावी ढंग से उपयोग करने और समय पर पुनर्भुगतान करने की क्षमता है। इसके लिए सदस्यों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है। तो ये रहे आज के आपके 20 प्रश्न जो इस वीकली प्रैक्टिस सेट में थे। अब आपको बताना है कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अभी तक जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनमें से एक ने भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट वो करते हैं एक में भी नहीं बताते हैं कि उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं या गलत किए हैं। तो इससे मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आकलन कर लीजिए कि क्या आप क्लासेस सिर्फ देख रहे हैं या इसको अटेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।